नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। भारत चीन सरहद से जुड़ी अहम खबर है। पूर्वी लद्दाख में देप्सांग और डेमचौक से भारत और चीन के सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोनों विवाद वाली जगहों से दोनों देशों की सेनाओं ने पीछे हटना शुरू किया है। 22 अक्टूबर से शुरू हुआ डिसएंगेजमेंट 28-29 तक पूरा हो जाएगा। 40 से 50% डिसएंगेजमेंट हो गया है। इस महीने के अंत तक अप्रैल 2020 से पहले की तरह सीमा पर पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी और पूरी प्रक्रिया की निगरानी होगी। दोनों देशों की सेना एक दूसरे से लगातार बातचीत करती रहेंगी। इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी राजीव रंजन के पास। राजीव, बहुत महत्वपूर्ण कदम है अगर ये उठ रहे हैं जमीन पर तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रूस के कजान शहर में को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो चीन के राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग मिले, उसका असर कम से कम ग्राउंड में दिख रहा है। और जो सबसे दो फ्रैक्शन पॉइंट थे, देप्सांग और इसके बाद क्या डेमचौक की बात करें, वहाँ डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसका सीधा मतलब ये है कि जो आमने सामने के जो दोनों देशों की सेनाएं थी, वहाँ से पीछे हटना शुरू कर दिया है। और जो जानकारी मिल पा रही है कि जो टेंट है, तंबू है, जो गाड़ियाँ हैं, उन सबको पीछे हटाया जा रहा है। और ये तकरीबन आपको 28 से 29 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद बाकायदा दोनों ओर से एक साझा जो सत्यापन किया जाएगा, तस्दीक किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा कि क्या ये ग्राउंड पर जो है जो डिसएंगेजमेंट की बात थी, पीछे हटने की बात तो पूरा हुआ है नहीं हुआ। और उसके बाद पेट्रोलिंग की बात आएगी। पेट्रोलिंग भी उसी तरह का होगा जिस तरह से अप्रैल 2020 से पहले, यानी जब विवाद नहीं था उस समय जहां तक हमारी सेना जाती थी वहां तक सेना जाएगी। इसमें एक ये भी क्लॉज रखा गया है कि पेट्रोलिंग के दौरान भी दोनों देशों की सेना आपस में उलझे नहीं, इसके लिए पहले एक दूसरे को खबर करेंगे। तो यानी तनाव घटाने और आपसी विश्वास बढ़ाने के तमाम उपाय किए जा रहे हैं। बिल्कुल राजीव, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का रण सज रहा है और इस चुनावी जंग में कई उम्मीदवार अपनों के खिलाफ मैदान में उतरने जा रहे हैं। महाराष्ट्र की बारामती विधानसभा सीट पर बेहद ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है और यहाँ शरद पवार का परिवार एक बार फिर आमने सामने है। बारामती में चाचा और भतीजे की लड़ाई होने जा रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शरद पवार की पार्टी ने युगेंद्र पवार को टिकट दिया है, जो रिश्ते में अजीत पवार के भतीजे लगते हैं। दूसरी दिलचस्प लड़ाई मुंबई की वर्ली सीट पर होती दिख रही है, जहां आदित्य ठाकरे अभी मौजूदा विधायक हैं। शिवसेना शिंदे यहां से मिलिंद देवड़ा को मैदान में उतारने जा रही हैं। उम्मीदवारों के ऐलान के बीच महाराष्ट्र में दोनों ही बड़े गठबंधनों महाविकास आघाड़ी और महायुति में कुछ सीटों पर अब तक समझौता नहीं हो सका है। उधर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा चुनाव के लिए आज अपना पर्चा दाखिल किया है। नागपुर दक्षिण पश्चिम से चुनाव लड़ रहे हैं देवेंद्र फडणवीस लगातार 3 बार जीत चुके हैं यहां से चुनाव। नागपुर की हाई प्रोफाइल सीट पर देवेंद्र फडणवीस के सामने कांग्रेस ने प्रफुल्ल पाटिल को उतारा है। और जिस प्रकार से 5 बार जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहा है, 6वीं बार भी वो आशीर्वाद मुझे मिलेगा। महाराष्ट्र में हमारी महायुति की सरकार ने जो काम किया है, उस काम की बदौलत फिर एक बार जनादेश हम प्राप्त करेंगे। महायुति की सरकार फिर एक बार महाराष्ट्र में आएंगी। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी लगातार तैयारी में जुटी हुई है। पार्टी की ओर से 48 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की जा चुकी है। बचे हुए उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज नेता पहुंचे। माना जा रहा है कि कांग्रेस 55 और उम्मीदवारों का आज ऐलान कर सकती है। कोशिश करेंगे अपने सहयोगी प्रशांत कुमार के पास जाने की, जो इस बैठक को कवर कर रहे हैं। तो अपने आप में दोनों दलों में हम देख सकते हैं किस तरह से बैठकों का दौर और उम्मीदवारों के चयन का दौर बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस और जो
महाविकास अघाड़ी है उनकी कोशिश रहेगी कि कुछ चूक ना हो जाए। तो आइए सीधे चलते हैं हम प्रशांत के पास और प्रशांत से पूछते हैं। प्रशांत, तो आज क्या खास निकल कर आया इस बैठक में? जी देखिए, ये बैठक अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई है और हमें इंतजार है कि पार्टी की तरफ से कुछ औपचारिक बयान दिया जाए, लेकिन अभी जो प्राथमिक जानकारी ये मिली है बैठक के बाद कि आज की बैठक में 26 नामों पर मुहर लगा दी गई है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में, और जो बाकी नाम है संभवतः संडे को जो आने वाला जो रविवार है परसों, उस दिन फिर एक और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। हालांकि वो संभवतः वर्चुअली होगी और उसमें जो बाकी नाम हैं उस पर मुहर लगने की संभावना है। एक जो बड़ी मुश्किल अभी ये है पार्टी के लिए और महाविकास अघाड़ी में जो कुछ जो सीटें बची हैं 33 सीटें, क्योंकि 85 ये तीनों कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है सबने तय किया है कि वो कम से कम 85 सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन जो बाकी बची हुई 33 सीटें हैं वो किस पार्टी को कितनी जाएंगी और वो कौन कौन सी सीटें होंगी, इस पर अभी पेच फंसा हुआ है, बातचीत चल रही है। इसमें कई सीटें अर्ब क्षेत्र की भी हैं जहां कांग्रेस मजबूत मानी जाती है, लेकिन वहां पर शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट अपनी तरफ से दावा कर रहा है कई सीटों पर। तो अभी आज 26 सीटों पर मुहर लग गई है केंद्रीय चुनाव समिति की और 26 नामों का ऐलान संभवतः आज देर रात या कल किसी समय किए जाने की संभावना है। लेकिन बाकी जो नाम है वो कितनी सीटें पर कांग्रेस लड़ेगी, माना यह जा रहा है कि कांग्रेस करीब 102 से 104 सीटों के बीच में चुनाव लड़ सकती है, लेकिन अंतिम वो सीटें कितनी होंगी इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। और तब रविवार को एक और बैठक होगी केंद्रीय चुनाव समिति की जिसमें बाकी सीटों पर मुहर लग जाएगी। लेकिन आज अभी जानकारी मिली है कि 26 सीटों पर मुहर लगा दी गई है। तो पहली सूची में 48 नामों को जारी किया गया था और 26 नाम जारी किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत। तो 26 सीटों पर मुहर लगी है, बाकी का इंतजार करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश से खबर है। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब जो डीएम या कमिश्नर निवेश लाएंगे उसे उनकी ACR या एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में दर्ज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है जहां अफसरों की ACR में राज्य की बेहतरी करने का उन्हें लाभ मिलेगा। बेहतर काम करने वाले जिलाधिकारियों, मंडलायुक्त की ACR बेहतर बनेगी, ऐसा कहना है मुख्य सचिव का। ज़िले में डीएम के कार्यकाल में कितना निवेश आया और कितना CD रेशियो बढ़ा, इसकी रिपोर्ट बनेगी। मुख्यमंत्री ने लिया ये ऐतिहासिक फैसला, मुख्य सचिव ने ये कहा है, जानकारी दी है। और वार्षिक आधार पर निवेश और CD रेशियो की होगी मॉनिटरिंग। सबसे अधिक CD रेशियो वाले ज़िलों में संभल और अमरोहा शामिल, उन्नाव सबसे पीछे है। तो इस योजना का क्या ज़मीन पर असर होगा, कैसे क्रियान्वयन होगा, ये देखना होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजधानी में इन दिनों आम आदमी पार्टी द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसमें पार्टी के तमाम नेता अलग अलग इलाकों में जाकर अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस क्रम में आज पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने तिलक नगर में पदयात्रा की है। और बताया जा रहा है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के विकासपुरी में आज रोड शो उन्होंने किया है। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और पिता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सीबीआई की ओर से जारी लुक आउट सर्कुलर रद्द कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट LOC रद्द करने का फैसला बरकरार रखा। सीबीआई की अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। सुप्रीम कोर्ट की सीबीआई पर बड़ी टिप्पणी है। जस्टिस VR गवई ने कहा, हम चेतावनी दे रहे हैं कि आप सिर्फ इसलिए इतनी तुच्छ याचिका दायर कर रहे हैं क्योंकि आरोपियों में से एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति है। इस पर बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मध्य प्रदेश से 2 भयावह बलात्कार की घटनाएं सामने आई हैं। एक देश के सबसे साफ शहर इंदौर से और दूसरी रीवा से। इंदौर में दिमागी रूप से परेशान एक महिला के साथ बलात्कार कर आरोपी ने उसके कपड़े ले लिए। वहीं रीवा में पति के सामने एक पत्नी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। ये 2 तस्वीरें हमें शर्मिंदा कर रही हैं। एक देश के सबसे साफ शहर इंदौर से, दूसरी रीवा की। 21 अक्टूबर, ये तारीख भूलना आसान नहीं होगा।
सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात जब देश के सबसे साफ शहर की सड़कों पर एक महिला बगैर कपड़ों में थी। राह चलते कुछ लोगों ने देखा भी और चलते बने। पुलिस कह रही है 22 साल के एक लड़के ने मानसिक रूप से परेशान महिला के साथ बलात्कार किया, फिर उसे बगैर कपड़ों के छोड़ दिया। फिलहाल इंदौर के अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। प्रभात गश्त के दौरान जो पुलिस है उसने इस महिला को दस्तयाब किया था। उसके बाद महिला का मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराने के बाद में इसमें सीसीटीवी फुटेज देखे गए जिसमें पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति दिखा, जिसके बाद पुलिस ने उस संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करी, जिसके बाद उसने अपना जुर्म कबूल किया है। साथ ही साथ में मेडिकल रिपोर्ट जो पीड़िता की है उसके आधार पर और संदेही के बयान के आधार पर पुलिस ने इसमें जो 64, 66, 172 BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाता है। रीवा में पति के साथ घूमने निकली महिला से गैंग रेप हो गया। आरोपियों ने पति को मारा, पेड़ से बांध दिया और उसके सामने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। वीडियो बनाकर धमकाया, कहा पुलिस के पास गए तो वीडियो वायरल कर देंगे। वहाँ पे पहले से एक ग्रुप 5-6 लोगों का मौजूद था जो कि वहाँ पार्टी कर रहा था और कुछ समय बाद वो उस दंपत्ति के पास आया और जो व्यक्ति लड़का था उसके साथ मारपीट करके उसको अलग ले गया और जो लड़की थी, महिला थी पीड़िता, उसके साथ फिर उन लोग ने गलत काम किया और एक पीड़िता ने ये भी बताया कि उनका वीडियो भी बनाया था और बाद में जब उनको छोड़ा तो उसके ये बोला कि अगर आप कहीं रिपोर्ट करोगे तो आपकी वीडियो ये वायरल कर दिया जाएगा। अगले दिन फिर उन्होंने हिम्मत करके पुलिस को रिपोर्ट किया 22 तारीख को और जिसके बाद सारी कानूनी प्रक्रिया के बाद 7 बजे इसमें FIR रजिस्टर कर दी गई है। कुछ संदिग्धों को राउंड अप किया है। कांग्रेस कह रही है सरकार आयोजनों में व्यस्त है, वहीं बीजेपी का कहना है सरकार संवेदनशील है, आरोपी फौरन पकड़े गए। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशीलता के साथ में, अव्वल इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए। अगर दुर्भाग्य से कहीं कुछ होता है तो उसको हाईएस्ट लेवल पर उन्होंने इन चीज़ों को कानूनी दायरे में लाकर कठोर से कठोर कार्रवाई का जो मुझे लगता है कि काम किया है और भविष्य में भी इस तरह की घटनाएं होनी नहीं चाहिए। अगर होंगी तो उनको बहुत ताकत से उनको दबाने का काम किया जाएगा। मैं समझता हूँ जो घटना हुई रीवा में उसका भारतवर्ष में कहीं उदाहरण नहीं मिलता है कि एक पति को पेड़ से बांधा, उसी के सामने उसकी पत्नी का बलात्कार किया। भयावहता है। और मोहन यादव जी की सरकार का जो गृह विभाग है कोलैप्स हो गया। मतलब अब गृह विभाग बचा ही नहीं है, अब तो जंगल राज बचा है। उनको एक विभाग बनाना पड़ेगा, जंगल राज विभाग। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में महिला अपराध में 65,743 मामलों के साथ यूपी टॉप पर था। 32,765 मामलों के साथ मध्य प्रदेश इस सूची में 5वें नंबर पर। रिपोर्ट के मुताबिक 2022-23 में देश भर में पब्लिक प्लेस में महिलाओं से गंदे इशारे और कमेंट से जुड़े 25,741 केस दर्ज हुए। इनमें सबसे ज्यादा 10,133 केस मध्य प्रदेश में सामने आए। 2022 में देश भर में बलात्कार के 31,516 मामले दर्ज हुए। राजस्थान में सबसे ज्यादा 5,399 केस। मध्य प्रदेश इस सूची में तीसरे नंबर पर रहा, जहां बलात्कार के 3,029 मामले दर्ज हुए। इंदौर से तनुश्री, भोपाल से अमृतांशी और रीवा से जावेद अंसारी के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV। अनुसूचित जाति उत्पीड़न के एक मामले में कर्नाटक की कोप्पल जिला अदालत ने 98 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा की खबर सुनते ही एक अभियुक्त की मौत हो गई। ऊंची जाति के लोगों ने एक दशक पहले अनुसूचित जाति की कॉलोनी में आगजनी की थी और फिर हिंसा फैलाई थी। कोप्पल जिला अदालत में गहमा गहमी के बीच सभी 101 अभियुक्तों की पेशी हुई, जहां जज C चंद्रशेखर ने उनमें से 98 को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि 3 को 5 साल की सजा। जज ने 171 पन्नों के अपने फैसले में लिखा कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए मुझे रिकॉर्ड पर कोई भी ऐसी परिस्थितियां नहीं मिली जो किसी भी तरह की नरमी दिखाने को उचित ठहराए। इस तरह के मामले में दया दिखाना न्याय का माखौल उड़ाना होगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि घायल पीड़ित पुरुष और महिला अनुसूचित जाति से है और आरोपियों ने महिलाओं की गरिमा का हनन किया है।
पीड़ितों पर लाठी, पत्थरों और ईंट के टुकड़ों से हमला किया है, जिससे वे घायल हो गए। मेरा मानना है कि आरोपियों को निर्धारित न्यूनतम सजा अवधि से ज्यादा की सजा मिलनी चाहिए। कम सजा देने के लिए रिकॉर्ड पर कोई पर्याप्त कारण उपलब्ध नहीं है। बात आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल पर हमले की कोशिश हो सकती है। विकासपुरी के रोड शो के दौरान हमले की कोशिश हुई है, आम आदमी पार्टी का कहना है। बीजेपी के गुंडों ने किया है हमला, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। सौरभ भारद्वाज इस पर क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला करने की कोशिश की है। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कई बार हमला करके उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई। अरविंद जी जेल में थे तो तिहाड़ में उनकी इंसुलिन को बंद किया गया। कोशिश की गई कि उनकी किडनी खराब हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए, और अब इस तरीके का हमला बहुत ज़्यादा कायराना है। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि अरविंद जी जब जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों का प्यार उन्हें मिल रहा है। हम ये बात साफ करना चाहते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी की जान पे कोई भी खतरा होता है, उनका कोई भी नुकसान होता है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। लगातार उनकी तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। का हुआ तो दिल्ली के लोग भाजपा वालों से बदला लेके रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों के लिए सिर्फ एक नेता नहीं है। अरविंद केजरीवाल उनके बेटे हैं, अरविंद केजरीवाल उनके भाई हैं, अरविंद केजरीवाल उनके बच्चों के गार्डियन हैं, जो उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, उनके बुजुर्गों को अच्छा इलाज देते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी वालों ने अरविंद केजरीवाल जी का बाल भी बांका किया तो पूरी दिल्ली वाले भारतीय जनता पार्टी से बदला लेंगे। दिल्ली वालों को पता है कि हर बार जब अरविंद केजरीवाल जी पे हमला हुआ है, चाहे वो दिल्ली सचिवालय में हो, चाहे वो मोती नगर में हो, हर बार हमला करने वाला भारतीय जनता पार्टी का निकला है। और भारतीय जनता पार्टी फिर दिल्ली पुलिस को अपने कार्यकर्ताओं पर एक्शन नहीं लेने देती है, क्योंकि वरना दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि ये सारी साजिश भारतीय जनता पार्टी की थी। आज भी जब हमलावर पर जांच होगी, दिल्ली पुलिस की भी जांच में यही निकल कर आएगा कि हमला करने वाला भारतीय जनता पार्टी का वर्कर था। मैं चैलेंज करती हूं भारतीय जनता पार्टी को कि अगर हिम्मत है तो जांच करवा के दिखाओ, अगर हिम्मत है तो इस हमलावर पे सख्त से सख्त सजा करवाओ। लेकिन ये हिम्मत भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, क्योंकि यह हमला उन्हीं ने करवाया है। भारतीय जनता पार्टी वालों, चाहे अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करो, चाहे अपनी गंदी राजनीति से उनको हमला कराने की कोशिश करो, तुम अरविंद केजरीवाल को चुनाव में नहीं हरा पाओगे। दिल्ली वाले भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी को ही वोट देंगे और अरविंद केजरीवाल जी को ही चौथी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसलिए ये गंदी राजनीति बंद करो। क्या हुआ मैम? विकासपुरी के रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल पर हमले का आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी ने। मुख्यमंत्री आतिशी बता रही थी ये आरोप लगाया है बीजेपी पर सीधे तौर पर, और हम सब जानते हैं कि चुनावों को लेकर जो राजनीति है शुरू हो गई है। फ़िलहाल इसके साथ हम ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटेंगे। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने सितंबर के दवा जांच की सूची जारी की है। केंद्रीय लैब में जांच की गई 49 दवाओं को
NSQ यानी नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी का टैग मिला है। इसका मतलब ये है कि ये दवा किसी एक या दो क्वालिटी के पैरामीटर्स पर विफल रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दवा खतरनाक है। इसके अलावा 4 दवाओं को स्प्यूरियस बताया गया। स्प्यूरियस दवा का मतलब होता है कि किसी दूसरी बड़ी कंपनी की दवा उसके नाम से किसी दूसरी कंपनी ने बना दी हो। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के साथ ही पुराने वाहनों पर एक्शन तेज कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखकर पुराने वाहनों से और सख्ती से निपटने को कहा है। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अतुल रंजन। दिल्ली में जैसे जैसे प्रदूषण का ग्राफ बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो है वो हरकत में आती हुई दिख रही है। इस वक्त हम दिल्ली नोएडा के बॉर्डर पर हैं, जहाँ पर आप देखिए कि पुलिस जो है वो गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन और पेपर जो है वगैरह चेक कर रहे हैं। मकसद यही है कि जो ओवर एज गाड़ियाँ हैं वो दिल्ली की सड़कों पर कम से कम दिखाई दे। और बता दूँ कि कुछ दिन पहले जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने दिल्ली पुलिस को खत लिखा कि जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उन पर काफ़ी सख्ती से जो है कार्रवाई की जाए और किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए। उसके बाद से बता दूँ कि पिछले अगर 10-12 दिनों की बात करें तो 10-12 दिनों के अंदर जो है दिल्ली पुलिस और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर जो है तकरीबन 1900 जो है ओवर एज व्हीकल्स को जो है जब्त किया है। ऐसी डीजल गाड़ियां जो 10 साल पुरानी हैं और ऐसी पेट्रोल की गाड़ियां जो 15 साल पुरानी हैं उन्हें जो है दिल्ली की सड़कों पर चलना जो है अलाउड नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि वो गाड़ियाँ जो है चलती रहती हैं। हालांकि जैसे जैसे प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है उसके बाद जो आप देखिए कि दिल्ली पुलिस जो है दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो हरकत में आ गया है और यहाँ पर एक्शन में दिख रहा है। दिल्ली से अतुल रंजन, NDTV इंडिया।